अभिषेक जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभिषेक जी हम सब लोगों के बीच में सबसे यंग, खूब पढ़ते हैं और सारे आंकड़ों को याद रखते हैं। एक अच्छी बात मैं अभिषेक जी का, जो जो मुश्किल चीज है आज, मतलब हम सब लोगों को शिकायत रहती है कि लोग पढ़ते नहीं है, अभिषेक जी बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। अभिषेक जी, एक दो चीजें मुझे जरा इसलिए मैं स्पष्ट करिए। ममता बनर्जी जी, मतलब ये तो नहीं कहेंगे कि बीजेपी के साथ, लेकिन उनके जो भी उन्होंने किया धनखड़ जी वाले मामले पे, उनका इधर बिल्कुल चुप्पी रहना, जेपीसी की डिमांड से अपने को अलग कर लेना, उसी तरह से अखिलेश जी का भी मैं इसलिए स्पष्ट कर दूं, मुझे मुझे बुरा ये लगा कि इस विधानसभा में खुलेआम योगी जी ने अभी 5-7 दिन पहले विधानसभा में कहा अखिलेश जी से कि आप ज्यादा बोलेंगे तो मैं वो जो ऑस्ट्रेलिया में आपका टापू और लंदन का जो आपका होटल है सारे फिर मैं चीजें खोल दूंगा। और मुझे दुख इस बात का है कि अखिलेश यादव जी बिल्कुल साइलेंट रहे, बाहर निकल के वो ही नहीं, उनके सारे प्रवक्ता साइलेंट रहे। एक भी बयान ऐसा नहीं आया कि भाई इस तरह का हमारा कुछ नहीं है। अगर है, मुझे ये लगता है कि आपको कहना चाहिए हाँ है, मेरा मेरा है लंदन में इस तरह का बिजनेस, वो क्या दिक्कत है? अगर इस देश की जनता इनडायरेक्टली जानती है कि आपके पास ये है, और उससे अच्छा है कि कहिए कि है, अगर है तो। खैर, अभिषेक जी, मुझे ये लगता है कि दोनों पार्टीज की एक दिक्कत है, उनको मुस्लिम वोट चाहिए, ज्यादा कंफर्टेबल है एनडीए के साथ, मतलब बीजेपी के साथ। ममता बनर्जी का डर यह है कि 2004 के इलेक्शन में उनको, 2099 में उनको 8 सीटें मिली थी, 2004 में जब वो एनडीए के साथ एक बार मंत्री बन गई, उसके बाद उनको 2 सीट मिली थी लोकसभा में। तो उनका डर मुस्लिम वोट है, जो जो कोई कहता है 27%, कोई कहता है 32%, 27 से 32% के बीच मुस्लिम वोट वेस्ट बंगाल में है। और वही अखिलेश जी की बात है। और इन दोनों लोगों को जो सबसे ज्यादा डर है वो कांग्रेस से। उनको ये लगता है कि मुस्लिम वोट कहीं वापस कांग्रेस में ना चला जाए। वो एक समय ट्रेडिशनली कांग्रेस को वोट देता था इन 2 स्टेट में। इस बैकग्राउंड के साथ, क्योंकि जो भी विपक्ष का नेतृत्व करेगा इस बार उसको खालिस एंटी बीजेपी स्टैंड लेना होगा, वो बीच का कोई मध्यम मार्ग नहीं हो सकता है। तो इस सारे हालात में और जेपीसी एक बड़ा मुद्दा मिला हुआ है, जिसमें मैं नहीं देख रहा हूं कि कहीं से कोई आंदोलन उत्तर प्रदेश में या वेस्ट बंगाल में चल रहा हो कि जेपीसी के लागू करो या जेपीसी लॉ, इस तरह की बात है। अडानी की जांच की मैं बात कर रहा हूं। अभिषेक जी, आपसे जरा इसको समझा जाए, आपका रिएक्शन। देखिए सर, जो बातें आपने ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के बारे में कही कि उनकी ये समस्याएं हैं, वो समस्याएं तो हैं ही, लेकिन 2 और समस्याएं उनके साथ हैं। खैर, उनका जिक्र मैं अभी करूंगा। सवाल ये उठता है कि ये थर्ड फ्रंट और फोर्थ फ्रंट की बातें जो अलग अलग पॉलिटिकल क्वार्टर से आती है, ये क्यों आती है और कब आती है? तो इसके लिए एक चीज ध्यान देने वाली है। जब भी आप देखेंगे केंद्र में थर्ड या फोर्थ फ्रंट की बातें हुई है और कामयाबी भी मिली है काफी हद तक, वो तब होता है जब 2 बड़ी पार्टियां, जो सबसे बड़ी पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी, वो उनके बिलो 300 जाने के चांसेस बन जाते हैं। उनकी कलेक्टिव स्ट्रेंथ लोकसभा में 300 से नीचे जाने के चांसेस बन जाते हैं। और ये 4 बार हुआ कंटिन्यूअस, 96, 98, 99 और 2004। 96 में आप देखें जम्मू कश्मीर का चुनाव रुका हुआ था, तो 61 और 136, 297। 98 आप देखें, 98 को एक्सेप्टेबल रख सकते हैं, 300 प्लस थे वो। 99 को आप देखें तो 182 और 114, 296। 2004 को आप देखें तो 145 और 138, 283। तो ये उसी सूरत में बनती है। और बाकी सब तथ्यों पर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के मुद्दों के साथ हम लोगों को असहमति जरूर होगी, लेकिन एक बात पर कमोबेश हमें सहमत होना चाहिए और सहमत होना पड़ेगा कि अभी जो लोकसभा की सूरत बनती दिख रही है 2024 की, यदि कुछ बड़ा एक्सेप्शनल नहीं होता है तो कांग्रेस प्लस बीजेपी की कलेक्टिव स्ट्रेंथ बिलो 300 जा रही है। अब उसमें किसको कितनी आएगी उस पर अलग अलग मतभेद हो सकते हैं, किसको 160, किसको 140, या किसको 190, किसको 110, इस पे मतभेद हो सकते हैं। और ये ममता बनर्जी की बात पर अखिलेश यादव की, तो देखिए ममता बनर्जी के सामने दिक्कतें हैं। ममता बनर्जी के पिछले चुनाव के वोट बैंक को आप देखें तो वो काफी फ्लोटिंग वोट बैंक है। वो फ्लोटिंग वोट बैंक के आधार पर ममता बनर्जी का चुनाव टिका हुआ है। 48 से 49% वोट उन्हें मिलते रहे हैं। और बंगाल में भद्रलोक, जिस भद्रलोक की बात कही जाती है, उस भद्रलोक की 16-17% उसकी आबादी है। और आमतौर पर उसका रुझान लेफ्ट लिबरल रहा है। उसके बाद तकरीबन 32% के करीब, 30 से 32% के करीब अल्पसंख्यक मतदाता है।
तो भद्रलोक और ये पिछले विधानसभा चुनाव को ही देखें आप, तो 38% वोट बीजेपी को आए थे, और जो 38% वोट आए थे उसमें बीजेपी ने कास्ट कार्ड बड़े अच्छे से प्ले किया था। चाहे वो कोरोना की दूसरी लहर के बीच मतुआ समुदाय की जो एक देवी है, धार्मिक देवी और काफी पूज्य मानी जाती है, उनके लिए, उनके वोट बैंक के लिए, उनकी आराधना करने के लिए देश के प्रधानमंत्री बांग्लादेश चले गए उस कोरोना के लहर में। आप याद कीजिए, दुनिया का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष या बड़ा नेता दूसरे देश का दौरा नहीं कर रहा था, लेकिन बंगाल चुनाव के समय यह हुआ है, आपने देखा होगा। इसी तरह जंगल महल इलाके में कोशिशें हुई, लेकिन भद्रलोक और अल्पसंख्यक दोनों ने मिलकर ममता बनर्जी को बचा लिया। उनकी कलेक्टिव स्ट्रेंथ 48 से 50% की है, उतने ही वोट उन्हें आए भी। अब जो हालात बन रहे हैं, खासकर सागर दिघी के चुनाव में, आपने देखा होगा कि लेफ्ट फ्रंट अपने जनाधार को गेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी को सीटें भले ही मिली है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी भी, चाहे अगला लोकसभा चुनाव अलायंस में हो, फ्रंट पे लेफ्ट फ्रंट ही रहेगा। कांग्रेस उसकी सहायक सहयोगी दल की भूमिका में होगी बंगाल में। तो लेफ्ट फ्रंट यदि अपने जनाधार को वापस पाता हुआ दिखाई देता है, जिसकी एक झलक पिछले म्यूनिसिपल इलेक्शन में मिली है, हालांकि उस म्यूनिसिपल इलेक्शन की चर्चा यूपी के इलेक्शन में दब गई थी, उसमें बीजेपी बहुत पीछे तीसरे नंबर पर चली गई। लेफ्ट फ्रंट ने ग्राउंड गेन किया, और अभी पंचायत चुनाव में भी इसकी एक झलक देखने को मिल सकती है। उसके बाद लोकसभा चुनाव होना है, और ध्यान रखिए, लेफ्ट फ्रंट की स्ट्रेंथ लोकसभा में सभी पार्टियों को मिलाकर 5 सीटों की है, और उन 5 में लेफ्ट के स्ट्रॉन्ग होल्ड तीनों राज्यों से सिर्फ 1 सीट है केरल से, बाकी 4 सीटें तमिलनाडु से है। तो अब जो परिस्थितियां बंगाल में बन रही है, या केरल में जो हर 5 साल पे होता है, एक बार यूडीएफ को सीटें मिलती है, एक बार एलडीएफ को मिलती है, तो लेफ्ट फ्रंट केरल में अगर बाउंस बैक करता है, बंगाल में जहां जीरो है, जो कुछ भी उसे गेन होगा फायदा ही होगा। बीजेपी तीसरे नंबर पर जाने की बात छोड़ दीजिए, वो जा चुकी है, वो भी फार डिस्टेंट 3rd पोजीशन पे है, वो बहुत पीछे है। विधानसभा के स्ट्रेंथ को छोड़ दीजिए, विधानसभा के स्ट्रेंथ वो पिछले चुनाव की वो बीत गई, वो बात गई। पिछले चुनाव में एक्सट्रीम लेवल पर पोलराइजेशन था बंगाल में, जिसका फायदा बीजेपी को भी मिला और टीएमसी को भी मिला। तो जब टीएमसी के वोट बैंक को इरोड कर, उसमें सेंध लगाकर, या यूं कहे कि अपने वोट बैंक को वापस पाकर लेफ्ट फ्रंट वापसी करता हुआ दिखाई दे, त्रिपुरा में भी ये दिखा है। अगर टिपरा मोथा नाम की पार्टी नहीं होती तो रिजल्ट दूसरा होता। बंगाल में आप देखें, पिछली बार जो पोलराइजेशन का लेवल था, लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस के अलायंस को फुरफुरा शरीफ के पीर ज्यादा के साथ भी अलायंस करना पड़ा था, उसका भी उन्हें कोई फायदा नहीं मिला था, क्योंकि पोलराइजेशन एक्सट्रीम लेवल पे था। भद्रलोक और अल्पसंख्यक एक तरफा टीएमसी के साथ थे, ना चाहते हुए भी टीएमसी के साथ थे। अब वो स्थितियां बदलती हुई दिख रही है। अब भारतीय जनता पार्टी को, बहुत लोगों को लगेगा कि ये बहुत ब्लंट ऑब्जर्वेशन है, लेकिन ये ब्लंट ऑब्जर्वेशन नहीं है। आप देखिए, आने वाले चुनाव में आपको दिख जाएगा, और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अब बंगाल में बहुत बड़ी पॉलिटिकल फोर्स नहीं है, राजनीतिक ताकत नहीं है, और टीएमसी के सर्वाइवल के लिए वहां बीजेपी जरूरी है, क्योंकि टीएमसी के पास उसने कंपल्सन क्रिएट किया है, चाहे वो लेफ्ट लिबरल रुझान वाला भद्रलोक हो या अल्पसंख्यक हो, उनके सामने एक पॉलिटिकल कंपल्सन क्रिएट किया है कि भाई बीजेपी को तभी हरा सकते हो जब हम हैं मैदान में। अब हालात है, अब वो वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से टीएमसी को भी लग रहा है कि हमारे सर्वाइवल के लिए यहाँ बीजेपी का रहना जरूरी है। बीजेपी को जो वोटर थे पिछली बार, आधे वोटर तो वो थे जो आगे राम पीछे वाम का नारा लगा कर गए थे। अब उन्हें दिखने लगा है कि आगे राम पीछे वाम तो भूल जाइए, ये सत्ता में आएंगे तो सीए एनआरसी लेकर आएंगे, हमारे ही वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने शुरू करेंगे। तो वो वोटर भी अब वापस आ रहे हैं, और जो टीएमसी के पास गए थे वो भी वापस आ रहे हैं। तो एक ये चिंता है ममता बनर्जी की, फ्लोटिंग वोटर, जैसे मोदी जी के पास राष्ट्रीय स्तर पर फ्लोटिंग वोटरों का जुटान है, बेस वोटरों का जुटान नहीं है, उसी तरह से बंगाल में टीएमसी की स्थिति है, उनकी ये दिक्कत है। और इसी दिक्कत के साथ जुड़ी हुई एक दिक्कत और है इसमें, कि आप कल्पना कीजिए कि यदि टीएमसी के टोटल स्ट्रेंथ से ज्यादा यदि लोकसभा में लेफ्ट फ्रंट की स्ट्रेंथ होती है आगामी लोकसभा चुनाव के बाद, क्योंकि टीएमसी तो एक ही राज्य में फाइट करेगी, लेफ्ट फ्रंट तो कई राज्यों में फाइट करेगी, अगर उसकी कलेक्टिव स्ट्रेंथ लोकसभा में टीएमसी से ज्यादा होती है, तो दिल्ली में टर्म्स डिक्टेट करने की स्थिति में लेफ्ट फ्रंट होगा, सीताराम येचुरी होंगे, न कि ममता बनर्जी होंगी। ममता बनर्जी के सामने वही मजबूरी होगी कि झक मारकर, जिस प्रकार से उन्हें प्रणब मुखर्जी को समर्थन देना पड़ा था, जिन्हें वो राष्ट्रपति नहीं देखना चाहती थी, लेकिन बंगाली अस्मिता के नाम पर देना पड़ गया, वो स्थिति उनके सामने आ सकती है कि वो मोर्चे में रहेंगी। जैसे मुलायम सिंह यादव यूपीए को समर्थन दे रहे थे 4 में, लेकिन कोई अहमियत नहीं होगी।
अब आते हैं अखिलेश यादव की बात पर। तो देखिए, अखिलेश यादव के सामने जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत वही है आज की तारीख में कि बीजेपी ने पिछले 4 चुनाव से 2 लोकसभा और 2 विधानसभा MY वर्सेस ऑल करने में उत्तर प्रदेश में काफी हद तक कामयाबी पाई। 2004 2022 में अखिलेश यादव ने काफी हद तक उसे तोड़ा, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के साथ उनका अलायंस टूट चुका, जिस अलायंस की वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की चुनावी सफलता में एक बहुत बड़ा कारण उसे आप गिन सकते हैं। अब जो स्थितियां अखिलेश यादव के सामने है, या तो वो नीतीश कुमार को अपना अलायंस पार्टनर बनाए, उनको प्रधानमंत्री बनाने का नारा लगाकर वोट बटोरे, या वो मल्लिकार्जुन खड़गे को लाए, या तो वो पिछड़े वर्ग के वोट को अपने साथ जोड़े नीतीश के चेहरे के साथ, या एक दलित प्रधानमंत्री का नारा लगाकर जोड़े। जिसके साथ जोड़ेंगे अपने आप को, वहां सीटों की बार्गेनिंग होगी। नीतीश कुमार के नाम का नारा लगाने में उनको कम सीटों की बार्गेनिंग करनी होगी, सिंबॉलिक बार्गेनिंग की 2-3 सीटें दे दी, काम हो गया। कांग्रेस पार्टी आएगी तब तो 2019 में 22 सीटें जीते थे शायद यूपी में, 22 या 23। हो सकता है कि वो 22-25 सीटें मांगे, 8-10 सीटें जयंत चौधरी मांगे, फिर समाजवादी पार्टी कहां लड़ेगी, उनको ये दिख रहा है। अलायंस नहीं भी होता है कांग्रेस सपा का, तो एक चीज जरूर होगी कि अमेठी रायबरेली की सीट वो ट्रेडिशनली छोड़ देते हैं और छोड़ देंगे। तो अखिलेश यादव के सामने मुसीबत दूसरी है। तीसरी मुसीबत इसके साथ क्या है, इन दोनों की आप कलेक्टिव तौर पर देखें तो इस कॉमरेड सुरजीत पता नहीं कौन सा किस मुहूर्त में वो तीसरा मोर्चा का जिन्न पकड़ा कर चले गए लोगों को, वो आज तक इस जिन्न से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं लोग। तीसरे मोर्चे को, किसी भी तरह के थर्ड फ्रंट को लीड करने के लिए एक न्यूक्लियस पार्टी की जरूरत होती है। जैसे उस वक्त जनता दल था, बुरे हालात में उसके पास 50 लोकसभा सीटें लायक राज्य थे। बिहार, उड़ीसा और कर्नाटक जैसे 3 राज्यों में उसका मजबूत जनाधार था। अब वैसी कोई पार्टी नहीं है। भविष्य में लेफ्ट फ्रंट बाउंस बैक कर जाए केरला और बंगाल में और खुद को उसे स्ट्रेंथ में वापस आ जाए, वो अलग बात है। लेकिन आज की तारीख में किसी थर्ड फ्रंट के पास कोई न्यूक्लियस पार्टी नहीं है जो एक गठबंधन को लीड कर सके। तो मायावती के ममता बनर्जी के सामने जो दिक्कतें हैं वो जनाधार की भी है और जो उनके नेशनल एम्बिशन है उसकी भी है। और इसके साथ एक छोटी सी चीज, मैं 30 सेकंड लूंगा, मैं ये जोड़ना चाहता हूं इसमें कि देखिए 300 सीटों की मैंने बात की आपको कि कांग्रेस प्लस बीजेपी की कलेक्टिव स्ट्रेंथ इस लोकसभा में किसी भी हाल में 300 क्रॉस नहीं कर रही है। मैं खुद कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। इसका सीधा मतलब है कि 250 सीटें इस देश में कमल छाप और पंजा छाप, इन 2 चुनाव चिन्ह के बाहर की पार्टियों को मिलने जा रहा है। 240 के करीब या 250 सीटें। तो इतनी सीटों के आधार पर कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बनना हो या भाजपा के समर्थन से प्रधानमंत्री बनना हो, ये खेल 2024 के बाद होना है। ये आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। ये मैं नाम नहीं लूंगा, एक अब तो दिवंगत हो गए हैं पुराने नेता, एक दौर में 40 सीटें लेकर पहुंचे थे, और वो मेरे सामने की बात है कि वो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के पास बैठ करके रोना रो रहे थे कि हम 40 लेकर के आए, लेकिन 40 लेकर आने के बावजूद न तो आपको प्राइम मिनिस्टर बना पाए, न खुद प्राइम मिनिस्टर बन पाए। और वही नेताजी किन परिस्थितियों में, आप तो खैर उनको गुरु कहते हैं, जिनका जिक्र अब मैं करने जा रहा हूं, नाम नहीं लूंगा, वो तो संयोजक हुआ करते थे एनडीए के, उन्होंने देश के सबसे बड़े राज्य में उन नेताजी को मुख्यमंत्री बनवाया था सिर्फ ये सोचकर कि चुनाव के बाद यदि कोई नौबत ऐसी आती है तो हो सकता है कि कंप्रोमाइज प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के तौर पर किसी स्टॉप गैप अरेंजमेंट में उनका नाम भी सामने आ जाए। लेकिन हुआ नहीं था। बीजेपी 138 पर चली गई थी और वो नेताजी 40 सीट लेकर भी ना खुद बन पाए, ना किसी को बना पाए थे। तो ये परिस्थितियां इन राजनीतिक दलों के पास है, और अब जो परिस्थिति है, लोग बीजेपी को देख रहे हैं कि बहुत नीचे नहीं गिर पाएगी, तो क्यों दुश्मनी मोल आ जाए। मान लीजिए बीजेपी 180 पर रुक जाती है, वो किसी स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत किसी को प्रधानमंत्री बना सकती है 6 महीने साल भर। आज जिस तरह से सीबीआई ईडी की कार्रवाई चल रही है, उसको तो दिल्ली में एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए होगा जो उनके खिलाफ के मामले ना खोल पाए, जो उनकी मर्जी का प्रधानमंत्री हो, और फिर जल्दी से मिड टर्म पोल करा के एक और मौका भी मिल जाए, अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए कि वोटर को कह सके, कोई मौका भी मिल जाए कि फिर से सत्ता में आ सके। यही कारण है कि कुछ दल, कोई नागालैंड में जाके समर्थन दे रहा है, कोई बीजेपी के खिलाफ सॉफ्ट हो जा रहा है, कोई पिछले 22-23 साल से मुख्यमंत्री है, उसको लग रहा है कि चुप रहने पर ज्यादा संभावना है कि दिल्ली चले जाए 2024 के बाद। तो इस तरह की संभावनाएं कुछ लोगों को दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी के लिए यही स्थिति है। अखिलेश यादव उस रेस में नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव के सामने दूसरी परिस्थितियां हैं, जनाधार की भी और 24 के बाद की परिस्थितियों की भी। अभिषेक जी, मैं आपके पास भी आ रहा था। मैं
एक मेरे कुछ एक दर्शक भी कह रहे हैं, कुछ आप भी कहे, मेरे एक दर्शक कह रहे हैं कि आप साहब क्यों बोल रहे हैं। देखिए व्यास साहब या हम लोग का बेसिक संस्कार ये बताता है कि आप किसी के नाम के साथ जी या साहब लगा दिए थे, वो थोड़ा, वो संस्कार को थोड़ा मिलना मुश्किल होता है अनलेस अनटिल ही इज प्रूवन लाइक दैट। हम अगर कोई बात है, मैं उस पीढ़ी से आता हूं जब मैं अपने पिता अगर मेरे किसी के साथ बैठे हूं, गरीब अमीर, अच्छा कपड़ा बुरा कपड़ा पहना, अगर आप वहां से जा रहे हैं तो अभिवादन करके आपको जाना है। आज की जनरेशन में अगर मैं जब बड़ा हो रहा था, मेरे बच्चे जो थे उनको अभिवादन, उनको मतलब अंकल अगर इस लायक दिखते हैं तो अभिवादन होगा, अंकल अगर कोई ऐसे दिखते हैं तो अंकल को कौन सा अभिवादन। तो वो बात क्लियर है। मैं इसलिए अपने उन दर्शक से भी कह रहा हूं, थोड़ा आप लोगों को, मुझे हम लोगों को झेलना होगा जो 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 ये जो हम लोग जिस संस्कार से आए उस पर साहब कह देते हैं किसी को, और शायद इसीलिए कई बार कंट्रोवर्सी भी आती है। दिग्विजय सिंह के साथ एक इस तरह की कंट्रोवर्सी हो गई थी। अभिषेक जी चलते चलते एक प्रश्न जरा जल्दी से आपसे जी, और ये प्रश्न इसलिए है कि मैं सारी चीजों को समेटने की कोशिश करता हूं। ये लोग खड़गे जी पे साइलेंट है, खड़गे जी पे कोई बोल नहीं रहा है, जबकि खड़गे जी आगे, मतलब मैं तो अभी कहूंगा कि वो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, और अगर कर्नाटक इलेक्शन ठीक हो गया तो वो क्रीज से बाहर निकल के खेलेंगे, ये कहिए तो मैं आज लिख के दे सकता हूं। अभी तो वो क्रीज के अंदर है लेकिन फ्रंट फुट पे है। खड़गे जी को इन लोग क्यों नहीं टारगेट कर रहे हैं? सारा टारगेट बनाए हुए हैं राहुल गांधी को, और ये आपको भी पता है, हमको भी पता है, ज्यादातर लोगों को पता है कि राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनने की शायद वो अंतिम आदमी कांग्रेस में होगा जिसकी ये इच्छा होगी कि नहीं कुछ हो जाए मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं। वो शायद कांग्रेस की उस लिस्ट अगर बनाई जाएगी तो राहुल गांधी का इच्छा के हिसाब से तो मुझे नहीं लगता है। ये खड़गे जी को टारगेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं अभिषेक जी? देखिए खड़गे जी को टारगेट नहीं करने के दो कारण मुझे नजर आ रहे हैं। एक तो खड़गे जी के गृह राज्य में चुनाव है, कहीं वहां कोई सेंटिमेंटल मुद्दा न बन जाए। याद कीजिए उस दौर को जब गुजरात चुनाव के ठीक पहले मणिशंकर अय्यर के एक बयान को नरेंद्र मोदी ने गुजरात अस्मिता से जोड़ दिया था। एक ये कारण है। दूसरा कारण है कि खड़गे जी जिस समाज से आते हैं उस समाज का वोट बैंक लाभार्थी चेतना के नाम पर जिसके हिंदुत्वीकरण का फायदा बीजेपी को मिला, और 116 या 120 लोकसभा सीटों पर सिमटने वाली बीजेपी 282 और 303 तक पहुंची, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान उस वोट बैंक का है। कब पहुंची है बीजेपी 282 तक? जब मायावती की सीटें लोकसभा में शून्य हो जाती है, बहुजन समाज पार्टी की यूपी के बाहर कुछ 6% वोट लाकर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रखने वाली हैसियत काफी हद तक मिनिमाइज हो जाती है। यानी उस तबके का जो आज भी समाज के बहुत सारे सुविधाओं से वंचित है, सरकार की बहुत सारी योजनाओं से वंचित है, उस तबके को चुनावी हिंदुत्व के दायरे में लाने की कोशिशों के बाद ये हुआ है। कांग्रेस पार्टी को इस बात के लिए दाद देनी होगी कि कांग्रेस पार्टी ने खड़गे जी के एलिवेशन के लिए जो वक्त चुना वो बिल्कुल माकूल वक्त था। कांग्रेस पार्टी ने, मुझे ऐसा लगता है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के एलिवेशन के लिए वो वक्त चुना जब रामनाथ कोविंद साहब राष्ट्रपति पद से रिटायर हो चुके थे। उनके रिटायरमेंट के संभवतः 2 महीने बाद का वक्त चुना गया ताकि बीजेपी को यह कहने का मौका ना मिले कि उनसे बड़ी पोजीशन तो दलित समाज को मैंने दे रखी है। और निश्चित तौर पर जब चुना तो सिर्फ अध्यक्ष बनाने के लिए तो नहीं चुना, ये पोस्ट मंडल हिंदुस्तान है, ध्यान रखिए। 71 के युद्ध के समय, 71 के चुनाव के समय कांग्रेस रिक्विजिशन बनी थी इंदिरा गांधी की, उस वक्त भी दलित अध्यक्ष बनाया गया था, जगजीवन राम साहब अध्यक्ष बनाए गए थे उस दौर में। लेकिन उस दौर की राजनीति और आज की राजनीति, वीपी सिंह के बाद का हिंदुस्तान अलग है। वहां पौने, उस हिंदुस्तान में जो वीपी सिंह के बाद का हिंदुस्तान है उसमें 4.5 साल, 4 साल 9 महीने नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के नायक होते हैं, और आखिरी 3 महीनों में मैं पिछड़ा हूं, मैं अति पिछड़ा हूं, मैं नीची जाति का हूं, इस शब्दावली पर उतर जाते हैं। यानी अपनी मंडल आइडेंटिटी को कमंडल की तस्तरी में परोस कर पेश करते हुए नजर आते हैं। तो ये वो हिंदुस्तान है। तो इस हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी को भी पता है कि खड़गे जी को सिर्फ अध्यक्ष पर बना देने से हमारी वो मुराद पूरी नहीं होती है जिस मुराद को कांग्रेसी पाल कर रखे हैं या कोई भी राजनीतिक दल पाल कर रखना चाहता है। लेकिन औपचारिक रूप से मुझे लगता है कि खड़गे साहब के नाम का ऐलान अभी इसलिए नहीं किया गया है कि कर्नाटक चुनाव में देखिए जीत की उम्मीद तो दिख रही है कांग्रेस को, खुदा ना खास्ते कुछ गड़बड़ होती है तब बीजेपी को नैरेटिव सेट करने का मौका मिलेगा कि जो अपने राज्य में नहीं जिता पाया वो देश में क्या जिताएगा। तो कर्नाटक का चुनाव शांतिपूर्वक निकल जाने दीजिए, उसके बाद मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी कोई बड़ा ऐलान करेगी, और कांग्रेस पार्टी के बड़े ऐलान के बाद
हो सकता है कि उसी तरह का ऐलान हो जो सितंबर 2013 में राजनाथ सिंह ने दिल्ली में किया था, उस दौर में किया था जब चर्चा हो रही थी कि यशवंत सिन्हा क्यों नहीं आए, तो यशवंत सिन्हा के बारे में हुआ कि निमोनिया हुआ है। यशवंत सिन्हा बाहर आके कहते हैं कि मुझे कोई नमोनिया नहीं हुआ है। निमोनिया को उन्होंने नमोनिया टर्म से विभूषित किया था, आपको याद होगा, वो अभी यूट्यूब पे मौजूद है वो बाइट। उस दौर में राजनाथ सिंह आए थे और उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी विल बी आवर प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट, हालांकि अडवाणी जी नहीं आए थे। इस तरह के ऐलान के लिए मुझे लगता है कि अभी थोड़ा वक्त देना चाहिए, कम से कम कर्नाटक में खड़गे साहब का गृह राज्य निपट जाने दीजिए, उसके बाद ही मुझे लगता है कि कुछ बड़ा ऐलान होगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को भी मौजूदा दौर में राजनीति जिस तरह की हो गई है ना, किसी भी राजनीतिक दल के आधार को देखे, वो एक वोट बैंक को अपने बेस के तौर पर इस्तेमाल करता है, और आज की तारीख में दलित वोट बैंक एक फ्लोटिंग वोट बैंक में कन्वर्ट हो चुका है। तो मुझे लगता है कि फ्लोटिंग वोट बैंक से कांग्रेस के बेस वोट बैंक में तब्दील करने के लिए दलित वोट को लाया जाएगा। उससे 2-3 दिन पहले एक आदमी पूछ रहे थे कि ये बताइए, दलित आ जाएगा फिर ब्राह्मणों का क्या होगा। मैंने उनसे कहा कि जब बसपा के दलित नेतृत्व को उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण 2007 में मदद करके मुख्यमंत्री बना सकता है, तो कांग्रेस के दलित नेतृत्व को वोट देने में ब्राह्मणों को क्या दिक्कत है? वो तो उनकी परंपरागत पार्टी है। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोगों को भी दिखाई दे रही है। आखिर केरल राहुल गांधी गए हैं, तो ध्यान रखिए, केरल एक ऐसा राज्य है जहां कोई भी यूडीएफ हो या एलडीएफ हो, जयनारायण व्यास सर ज्यादा बेहतर हमसे बताएंगे, देश के दूसरे राज्यों में भी ये परंपरा है लेकिन कम है। केरल जैसे राज्य में पॉलिटिकल अलायंस और खास करके जो राजनीतिक संधियां होती है वो किस प्रकार से तय होती है, वहां के जो लीडिंग यूनिवर्सिटी होती है या जो सोशल स्टडीज सेंटर होता है, वहां के रिसर्च पेपर का बड़ा रोल होता है। और आप देखेंगे केरल में जब भी सत्ता बदलती है, सोशल स्टडीज सेंटर जो राज्य में एक होता है उसमें दूसरे अलग अलग यूनिवर्सिटी से अपनी विचारधारा के लोगों को लाके सबसे पहले भरा जाता है। बिहार में भी एक है, पटना में एम सिन्हा इंस्टीट्यूट, दूसरे राज्यों में भी होगा, लेकिन केरल में राजनीति ज्यादा होती है। तो राहुल गांधी जब केरल गए हैं तो कुछ चीजें जरूर उन्होंने सीखी होगी, मुझे लगता है।